प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि साम्यावस्था किस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करते हैं और जब साम्यावस्था निकाय में नहीं होती है तो किस तरह से प्रक्रम उसमें होते हैं और कितने तरह के प्रक्रम किसी भी निकाय में हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्यावस्था क्या चीज़ है। कि जब कोई भी निकाय साम्यावस्था में आ जाता है तो उसके अवस्था चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके ताप में, उसके दाब में, उसके आयतन में, उसकी ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर निकाय साम्यावस्था में आ गया है। और ये साम्यावस्था में आने के लिए हम कहते हैं कि कितने साम्यावस्था संभव है किसी भी निकाय में, कितने प्रकार की। तो पहला है तापीय साम्यावस्था संभव है, यानी कि उसके सभी हिस्सों का ताप कैसा होगा, समान होगा। और दूसरा हम बात करते हैं कि यांत्रिक संतुलन। यांत्रिक संतुलन मतलब उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच, एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच बलों का परस्पर संतुलन होगा, कोई गति वहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिलेगी। ये है यांत्रिक साम्यावस्था। अब तीसरी है मेरे पास रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था मतलब कि आपके पास उसकी आंतरिक संरचना हर तरह से, जो भी निकाय है उसके हर तरफ से हर हिस्से की आंतरिक संरचना समान है, उसमें होने वाली रासायनिक आणविक क्रियाएं भी क्या हैं, समान हैं। तो रासायनिक क्रियाओं का संतुलन परस्पर सभी हिस्सों में उसके बना रहेगा निकाय के, तो ऐसी साम्यावस्था कहलाती है रासायनिक साम्यावस्था। उसके बाद है ऊष्मागतिक साम्यावस्था। ऊष्मागतिक यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जिसमें कि थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों ही वहाँ प्रेजेंट हों। तो ऐसी जो साम्यावस्था है वो कहलाती है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसमें तापीय, यांत्रिक, रासायनिक सारे ही संतुलन वहाँ हैं, तो वो निकाय ऊष्मागतिक साम्यावस्था में होगा। अगर निकाय में कोई ऊष्मागतिक साम्यावस्था नहीं है और तो उसके ऊष्मागतिक चर बदलेंगे और ऊष्मागतिक चर बदलने से अवस्था में निकाय की परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होने का मतलब है कि निकाय में कोई ना कोई प्रक्रम वहाँ पर हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है जिसके तहत या तो ताप बदल रहा है उसका, या दाब बदल रहा है, या आयतन बदल रहा है, या उसकी ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो रहा है, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। तो कोई ना कोई उस पर कार्य हो रहा है या उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो अगर निकाय की साम्यावस्था डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से अवस्थाओं में परिवर्तन होगा और इस चीज़ को हम कहते हैं कि निकाय में कोई ना कोई इस दौरान, इसका मतलब प्रक्रम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोसेस कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहला हमने कहा उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम हैं जिसे हम उत्क्रमण कर सकें, मतलब अगर हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो मैं दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भी आ सकती हूँ व्युत्क्रम प्रोसेस करके, तो ये कहलाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्त क्या है कि प्रारंभिक अवस्था मुझे पुनः तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि ये प्रक्रम अत्यंत सूक्ष्म गति से, अत्यंत धीमी गति से किए जाने चाहिए। और इसमें निकाय हमेशा कहाँ बना रहेगा, चूँकि हम बहुत धीमी गति से ये प्रक्रम करेंगे इसलिए निकाय का जो साम्यावस्था के इर्द गिर्द ही वो बना रहेगा। जो परिवर्तन होगा भी सही अवस्था चरों में वो बहुत अति सूक्ष्म परिवर्तन होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि निकाय अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द ही बना रहेगा। और जब निकाय अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द ही बना रहेगा तो हम चाहे एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुँच भी जाएँ तो हम दूसरी स्टेट से पहले स्टेट तक भी हम आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अवस्था चरों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं हम, बहुत हमारी पहाड़ चढ़ते समय हमारी गति बहुत धीमी हो जाती है, हम एक एक स्टेप करके धीरे धीरे चलते हैं लेकिन पहाड़ को चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि हम और पहाड़ से धीरे धीरे करके नीचे भी उतर आते हैं। तो इसका मतलब हम जो चले वो एकदम से ऐसी गति चले पहाड़ चढ़ते समय कि गति हमारी क्या थी, लगभग हमारे जो डिस्टेंस तय करे थे लगभग नगण्य था, लेकिन फिर भी हम कहाँ पहुँच गए, पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। तो ये ऐसा ही है और फिर पहाड़ से हम धीरे धीरे नीचे उतर गए। तो ये कहलाता है इस तरह के प्रक्रम जो कि एक तरह से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हैं, अत्यंत सूक्ष्म गति से किए जा रहे हैं। ऐसे प्रक्रम में हम अवस्था 1 से अवस्था 2 पे भी जा सकते हैं, अवस्था 2 से पुनः अवस्था 1 पर भी आ सकते हैं। ये सारे प्रक्रम कहलाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम दूसरे प्रक्रम में चल रहे हैं, वो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है कि इसमें अवस्था चर इतना ज़्यादा बदल जाते हैं
कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था जब निकाय पहुंचता है तो अवस्था चरों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो हम पुनः अवस्था 2 से अवस्था 1 पर नहीं आ सकते, यानी प्रारंभिक अवस्था को हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं कारण क्योंकि इसका साम्य अवस्था से विचलन बहुत अधिक हो चुका है। ये बहुत तेज गति से किए जाने वाले प्रक्रम हैं। अब जैसे कि हम देखें कि जो आपके पास सॉलिड पे, अगर सॉलिड कहीं चल रहा है और कोई, या फिर हम कहें कि ऐसे सॉलिड पे गति हो रही है जो कि फ्रिक्शनलेस है, तो वहाँ कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है, वहाँ अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जैसे आयरन पे जंग लग जाता है, लोहे पे जंग का लगना, जल जाना किसी भी वस्तु का, तो अगर कोई वस्तु जल गई तो हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो वस्तु कुक होगी उसको हम पुनः अनबेक नहीं कर सकते हैं, अनकुक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी लोहे पे जंग लग गया तो हम उसे पूरी तरह से नहीं हटा सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके अलावा भी हम और प्रक्रमों की बात करते हैं तो वो है पहला समआयतिक प्रक्रम, आइसोचोरिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर बना रहता है और बाकी वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हम सिलेंडर के अंदर जो है गैस वो फैल सकती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर ही रहेगी, यानी आयतन उसका सिलेंडर के बराबर ही रहेगा, चाहे उसके ताप में और दाब में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो सिलेंडर से बाहर नहीं आ सकती है। सामान्य स्थितियों में सिलेंडर फटने की बात अलग है। तो यहाँ पर आपके पास आयतन उसमें क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। और प्रेशर कुकर में जब गैस निकलने से पहले, सीटी आने से पहले जो आपके पास आयतन है वो कुकर के बराबर ही बना रहता है। तो ये सारे प्रक्रम जो भी उसमें हो रहे हैं कि ताप उबलती है कोई चीज़ तो आपके पास ताप में परिवर्तन होता है, दाब में परिवर्तन होता है, लेकिन ये प्रक्रम कैसा है, समआयतनिक प्रक्रम है। अब दूसरे प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं वो है समदाबीय प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जिसमें कि दाब नियत बना रहता है, ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम जैसे कि हम कहते हैं मेल्टिंग का प्रोसेस है, बॉइलिंग का प्रोसेस है, और ये सब हम जानते हैं एक नियत बिंदु पर ही होते हैं कि आपके पास पानी बर्फ़ में जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ताप क्या बना रहता है, समान बना रहता है, लेकिन आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे प्रक्रम क्या हैं, समदाबीय प्रक्रम हैं। अब समतापीय प्रक्रम, अब समतापीय प्रक्रम में भी क्या होता है कि वही हम प्रोसेस में मेल्टिंग और बॉइलिंग की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे में दाब भी समान बना रहता है। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग का प्रोसेस होता है तब उस स्थिति में ताप और दाब समान रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं इस इतने प्रेशर पर और इतने ताप पर ही कोई भी वस्तु उबलेगी, कोई निश्चित वस्तु निश्चित ताप और दाब पर ही उबलती है, निश्चित ताप और दाब पर ही जमती है। इसलिए ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल भी हैं एज वेल एज आइसोबारिक भी हैं, समदाबीय भी हैं, साथ के साथ समतापीय भी हैं। रेफ्रिजरेटर में भी हम देखते हैं कि हमने अगर उनका डिसाइड कर दिया है पॉइंट तो उसी ताप पर वो पूरा रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो ये भी एक समतापीय प्रक्रम का उदाहरण है। अब अगला प्रक्रम लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो हैं जिसमें निकाय ना तो परिवेश को ऊष्मा देता है अपनी सराउंडिंग्स को, ना ही ऊष्मा उससे लेता है, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी ऐसे निकाय कहलाते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। और इनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे कि हवा जब ऊपर उठती है तो फैलकर ठंडी हो जाती है, लेकिन इसमें आपके पास कोई भी, यानी ताप में परिवर्तन हुआ है लेकिन ऊष्मा ना तो उसने दी है और ना ही ली है। और ये है आपके पास रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रक्रम होते हैं जिनको हम आगे बढ़ेंगे। सम एंट्रोपी प्रक्रम है, सम एंथैल्पी प्रक्रम है। अब एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इन प्रक्रमों को बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें एंट्रोपी नियत रहेगी, जिसमें एंथैल्पी नियत रहेगी। तो ये सब हम प्रक्रमों की बात करेंगे बाद में। अब आगे हम और कुछ बेसिक और समझते हैं थर्मोडायनामिक्स के। तो पहला आता है अभिगम्य अवस्थाएं क्या हैं, एसेसिबल स्टेट्स। एसेसिबल स्टेट्स वो हैं जो कि निकाय पर हमने कोई भी बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं, उसका ताप कितना होगा, उसका दाब कितना होगा, उसके बाह्य प्राचल क्या होंगे, आयतन कितना होगा, उसकी कौन सी ऊर्जा अवस्था में वो होना चाहिए, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बहुत सारे अगर हमने सीमा बंधन उसमें लगाए हैं और उन सीमा बंधनों के अंतर्गत, उन बाउंड्री कंडीशंस के अंतर्गत सिस्टम जिस किसी स्टेट्स में रह सकता है, वो सारी ऊर्जा अवस्थाएं उसके लिए अभिगम्य होती हैं, उसके लिए असेसेबल होती हैं। अब एक निकाय में हम जानते हैं एक स्थूल निकाय में बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि दिए गए बाह्य प्राचलों के लिए, दिए गए बाउंड्री कंडीशंस के लिए निकाय की किसी स्थूल अवस्था के संगत जितनी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो उसकी असेसेबल स्टेट्स कहलाती हैं। तो मान लिया हमने कि दिए गए बंधनों के अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था में जो अभिगम्य अवस्थाएं थी निकाय की वो थी ओमेगा आई, और सीमा बंधन को हटा लेने के पश्चात ये हो जाती हैं ओमेगा एफ। तब हम ये कहते हैं ओमेगा एफ का मान ओमेगा आई से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि आपने जब सीमा बंधन हटा दिए हैं, उसमें से बाउंड्री कंडीशंस हटा दी हैं, तो निकाय को स्वतंत्रता मिल गई है कुछ और स्टेट्स में जाने की। तो सीधी सी बात है कि आपके पास जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो सीमा बंधनों को हटाने के बाद बढ़ेंगी या उतनी ही रहेंगी, कम हरगिज नहीं होंगी। अब हम देखते हैं जो बहुत बेसिक लॉ है ऊष्मागति का, वो है ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। और ये शून्यांकीय नियम एक्चुअली क्या बताता है, तापीय समावस्था को डिफाइन करता है। किसकी टर्म्स में? ताप की। और उसका निर्धारक चर क्या है, उसका वेरिएबल क्या है? ताप है। तो ये किस तरह से दो निकाय तापीय साम्यावस्था में होते हैं, ये इसको डिफाइन करता है। उनके एक तरह से ताप का इंडिकेशन मुझे देता है कि उनका ताप क्या होना चाहिए। एक के आधार पर दूसरे का ताप, इंडिविजुअल नहीं, एक का ताप मुझे मालूम है तो दूसरा किस ताप पर होगा, अगर वो दूसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है, तापीय साम्यावस्था में है तब। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम क्या कहता है कि आपके पास उदाहरण के लिए मैंने ये 3 निकाय ले लिए ए बी सी। ए और सी के बीच डायाथर्मल वाल है, बी और सी के बीच भी डायाथर्मल वाल है, यानी ऊष्मा पारे मतलब जिससे ऊष्मा आर पार हो सकती है। तो यानी ए सी से थर्मली इंटरेक्ट कर सकता है, बी सी से थर्मली इंटरेक्ट कर सकता है। ऊष्मा का प्रवाह बी से सी, सी से बी, ए से सी से ए हो सकता है। लेकिन ए और बी के बीच रुद्धोष्म दीवार है, तो यहाँ ना तो ऊर्जा दी जाएगी ना ऊर्जा ली जाएगी, इसलिए ए और बी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है, शून्यांकीय नियम, कि अगर ए और सी तापीय साम्यावस्था में है और बी और सी भी तापीय साम्यावस्था में है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके मध्य एक डायाथर्मिक वाल लगी हुई है। अगर ये दोनों आप ए सी के साथ और बी भी सी के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं, तो ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है कि ए और बी आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे, चाहे उनके मध्य इंट्रैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अगर तापीय साम्यावस्था में हैं तो वो दोनों परस्पर भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। और इसका मतलब एक टर्म हमने डिफाइन की तापीय अवस्था को समझाने के लिए, और वो कहलाती है ताप। तो यानी अगर ए और सी के बीच तापीय साम्यावस्था है तो उन दोनों का ताप समान होगा। इसी तरह बी और सी के बीच अगर तापीय साम्यावस्था है तो इन दोनों का ताप भी समान हो जाएगा। तो चूंकि ए का ताप भी सी के समान है, बी का ताप भी सी के समान है, तो इसका मतलब ए और बी का ताप भी आपस में समान होगा, बराबर होगा। ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। अब हम ये देखते हैं कि निकायों के बीच जब ऊष्मा अन्योन्य क्रिया होती है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया होने के फलस्वरूप ही कोई प्रक्रम हो सकता है, तो ही कोई साम्यावस्था जनरेट हो सकती है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि अगर निकायों के मध्य कोई इंट्रैक्शंस होंगे, क्योंकि प्रक्रम तभी होंगे जब निकायों के मध्य इंट्रैक्शंस होंगे, तो हमने यहाँ मान लिया कि मेरे पास 2 निकाय हैं, ए और ए डैश। इनसे मिलकर एक तीसरा निकाय बनता है मेरे पास, जिसे मैं कहती हूँ ए स्टार। यानी मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ए निकाय है, एक ए डैश निकाय है, और इन दोनों से मिलकर जो निकाय बना है वो है मेरे पास ए स्टार। और वो कैसा है? आइसोलेटेड है, विलगित निकाय है। यानी वो आपके पास जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से कुछ भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा, यानी Q = 0 है। ऊष्मा ना तो दी जाएगी ना ही ऊष्मा ली जाएगी। अब इस स्थिति में देखूँ तो हमने मान लिया कि अन्योन्य क्रिया से पूर्व पहले निकाय की माध्य ऊर्जा है EI बार, और दूसरे निकाय यानी ए डैश की माध्य ऊर्जा है EI डैश बार। अब अन्योन्य क्रिया जब इनके मध्य हुई तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, चाहे वो ताप की वजह से हो परिवर्तन, चाहे वो, क्योंकि आपस में ये आइसोलेटेड नहीं है। इन दोनों का जो निकाय है, सामूहिक निकाय है, वो सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड में है, आपस में आइसोलेटेड में नहीं है। इसलिए ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, बारचल भी बदल सकते हैं। तो अन्योन्य क्रिया हो रही है, उसके फलस्वरूप ए की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और वो हो गई EF बार, और निकाय ए डैश की भी माध्य ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और वो हो गई EF डैश बार। अब यहाँ से चूंकि ए और ए डैश आइसोलेटेड निकाय है, तो अन्योन्य बाहर से तो कहीं ऊर्जा ना दी जाएगी ना ली जाएगी, तो आपस में ही आदान प्रदान दोनों निकायों का हो रहा है। इसलिए निकायों की जो कुल ऊर्जा
अन्योन्य क्रिया से पहले और अन्योन्य क्रिया के बाद कुल योग, और इसी तरह यानी निकाय, सामूहिक निकाय का ए स्टार का जो ऊर्जा पहले थी, ए स्टार निकाय की जो ऊर्जा पहले थी वही ए स्टार के निकाय की ऊर्जा इंटरेक्शन के बाद भी बनी रहेगी। तो इंटरेक्शन से पहले ए स्टार निकाय की ऊर्जा हो जाएगी ई आई बार प्लस ई आई डैश बार, यानी ए की ऊर्जा प्लस ए डैश की ऊर्जा, और अन्योन्य क्रिया के बाद आइसोलेटेड निकाय की ऊर्जा हो जाएगी ई एफ बार प्लस ई एफ डैश बार, यानी इस निकाय ए की ऊर्जा प्लस निकाय ए डैश की ऊर्जा। तो निकाय के जो इस सामूहिक निकाय की ऊर्जा पहले थी वही बाद में बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ए स्टार कैसा है? विलगित निकाय है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिस्टम ए के टर्म्स को एक साथ ले लिया है, सिस्टम ए डैश के टर्म को एक साथ ले लिया, तो मेरे पास बन गया ई आई माइनस ई एफ डैश इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई डैश, यानी कि डेल्टा, यानी परिवर्तन की अगर मैं कहूँ तो ए डैश निकाय के में जो परिवर्तन हो रहा है वो माइनस डेल्टा ई बार के बराबर है, यानी कि जो निकाय ए में परिवर्तन ऊर्जा का हो रहा है वो बराबर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि निकाय की अन्योन्य क्रिया जब होती है दूसरे निकाय से और इन दोनों से मिला निकाय अगर आइसोलेटेड है तो एक निकाय की ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उतना ही बराबर का किंतु विपरीत दिशा में परिवर्तन दूसरे निकाय की ऊर्जा में होगा, क्योंकि एक ऊष्मागत ए दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, एक सिस्टम कार्य कर रहा है तो दूसरे पर कार्य हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास निकायों के मध्य परस्पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे ये तो पता लग रहा है कि एक ऊर्जा दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, बराबर और विपरीत परिवर्तन है, परंतु मान कितना होगा ये मैं यहाँ नहीं बता सकती जब तक मुझे पूरे प्राचल इसके पता ना हो, पूरे बाउंड्री कंडीशंस मुझे पता ना हो, किस प्रकार की साम्य अवस्था, किस प्रकार की अवस्था में लेन देन हो रहा है ऊर्जा का, जब तक मुझे ये पता ना हो मैं ये मान नहीं बता सकती। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे ही आइसोलेटेड निकायों का सिस्टम समुच्चय अगर मैं ले लूँ, एक ग्रुप ले लूँ जिसमें वही ए डैश निकाय हैं, यहाँ भी ए डैश है, यहाँ भी ए डैश है, तो ये सारे निकाय एक जैसे हैं, ए सब जगह समान है, ए डैश सब जगह समान है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि जितना आदान प्रदान यहाँ होगा ऊर्जा का पहले वाले निकाय ए स्टार में होगा ए और ए डैश के मध्य, वही दूसरे वाले ए स्टार के मध्य ए और ए डैश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, वही तीसरे के मध्य होगा, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि जितना ऊर्जा एक देगा उतना ही दूसरा लेगा, जितना दूसरा देगा उतना ही पहला वाला लेगा। इससे अधिक हम और इसकी अन्योन्य क्रिया और उसकी साम्यावस्था के लिए बात नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।